उसमें अंदर वैसे शेख साहब फरमाइएगा सर, ये अगर ये फैसला जो 8 जजेस का है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तो आप क्या करें? देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि हमने तो जो करना है हम तो ज़ाहिर कंटेम्प्ट में जाएंगे, और दूसरी बात ये है कि ये कंटेम्प्ट सो मोटो कंटेम्प्ट 8 रुकनी बेंच इनिशिएट कर सकता है, खुद कर सकते हैं बगैर चीफ जस्टिस की कंसेंट के, बगैर चीफ जस्टिस कंसेंट के। जजेस को सिंगल जज भी कंटेम्प्ट के लिए इनिशिएट कर सकता है, और इसलिए कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो शायद चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व किया जाता नहीं, वो होता था कि अगर किसी जजमेंट कोई ऐसा मसला आ गया है कि वो लिखते थे सुओ मोटो एक्शन लेने के लिए, राय साहब कह रहे हैं यहाँ सुओ मोटो, यहाँ सुने ना, बार खैर इनकी अपनी राय देखें। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक 8 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया। उस फैसले के बाद, अच्छा ये भी आपको मैं बता दूं, 12 जुलाई का फैसला आया, 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हो गई, जज साहबान चले गए। 10 सितंबर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने फंक्शनिंग शुरू की। आज 23 तारीख को फाइनल डिटेल रीजनिंग आ गई है। ये बार बार कहा जाता था कि जी डिटेल रीजन नहीं आई, वो आए तो हम इंप्लीमेंट करें। अब आ गई है, इंप्लीमेंट करने में क्या हर्ज है? दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि जी 14 सितंबर को उसका जवाब दे दिया, उसमें लिखा हुआ है कि जिस पार्टी को कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो हमसे मांग ले। इसमें एक्सप्लेनेशन की जो सवाल मांगा गया था, पहले कभी ऐसा वाकया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी जजेस ने अचानक इस तरह वजाहत की हो अपने फैसले की और वो लोड कर दी हो ऑनलाइन? कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट पहले कभी हुआ, कई हुए होंगे, देखिए आपने उस ऑर्डर को देखना है ना। उस ऑर्डर में अगर ये लिखा हुआ है कि अगर किसी को वजाहत की जरूरत है हमारे पास आ जाए, तो वो आ गए। पहले तो आमतौर पर एक फैसला होता था, आना चाहिए ना उनको। नहीं, थ्रू रजिस्ट्रार ही आया है ना। किसके पास आया? रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन जमा हुई, एप्लीकेशन पे नंबर लगा, उस नंबर के बाद उस जजमेंट में लिखा हुआ है शॉर्ट ऑर्डर बना उसके लिए सर, बेंच नहीं बनना था, शॉर्ट ऑर्डर में किसी को बुलाया गया। जो साहब शॉर्ट ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि जब किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी हमारे पास आएगी, हम चैम्बर में उसका फैसला करेंगे, और चैम्बर में उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं ज़ाहिर बैठे हुए, सुने ना, सुने, बैठ के सुनना तो नहीं था। उन्होंने इंडिपेंडेंटली, हर बंदे ने भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं और बैठ के एक चैम्बर में बैठ के भी फैसला कर सकते हैं। तो इंटरनल उनकी अरेंजमेंट है ना। ये करना कि मैं, आप या कोई और शख्स जो 8 रुकनी बेंच के अलावा है, 8 रुकनी बेंच ने ऑर्डर किए हैं ना उसके ऊपर। मैंने ब्रेक लेनी है शेख साहब, तो आप क्या बाकी जजेस हैं, क्या आप उनको जजेस समझते हैं? क्या उनका फैसला जो है उनकी कोई एहतराम नहीं होना चाहिए? क्या उसकी कोई इज्जत नहीं होनी चाहिए? और बाकी अगर 17 में से 8 या 9 या 7 जजेस ये फैसला करते हैं कि ये फैसला गलत है और ये नहीं होना चाहिए था, तो क्या आप उसे तस्लीम करेंगे या नहीं? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। पैसा ये फरमाइएगा, मेरे से सवाल किया था, मैं सवाल का जवाब दे दूं, फिर पैसा की तरफ जाए। अच्छा चलो, आप जवाब। आपने मेरे से सवाल किया था कि 8 रुकनी के अलावा, नहीं, आपने मेरे से चूंकि सवाल करके आप चले, बाकी जजेस का फैसला क्या होगा? देखें, इसमें 13 रुकनी बेंच था, 11 रुकनी ने एक फैसला किया। उस 11 रुकनी के फैसले से बरअक्स 2 जजेस ने डिफरेंट कहा है। आज के 8 के जजेस में से बाकी 3 उनका नहीं है। सुन लेना, 8 रुकनी बेंच ने डिटेल रीजन दे दी, 2 ने पहले दे दी थी। ये 2, 8, 2, 10 हो गए। या आफरीदी साहब ने आज दे दी, ये 11 हो गए। 2 जज साहबान ने, जमाल मंदोखेल और काजी फाइसा ने अभी डिटेल रीजनिंग देनी है, तो लिहाजा आइन के मुताबिक जो मेजॉरिटी भी होता है उसने इंप्लीमेंट होना है। ये आइन का तकाजा है, ये मेरा आपका हमारी सवाबदीद अख्तियार नहीं है। और एक सवाल आपने किया था, क्या स्पीकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ओवर एंड अबव एपलेट अथॉरिटी है? नहीं है, वो इस वक्त आइन की तशरीह की है। लिहाजा ऐसा कोई पर्सन स्पेसिफिक, अच्छा, दोबारा वो इशू फिर वही है कि अगर फैसले सुप्रीम कोर्ट ने करने हैं, पार्लियामेंट की कोई जरूरत नहीं। तो अगर कोर्ट देखें, आइन में अगर किसी आईनी इशू आएगा उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट, अगर आइन को तब्दील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है, पार्लियामेंट की कोई जरूरत नहीं। और अगर पार्लियामेंट जो ये फैसले कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के बाद, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की कोई जरूरत नहीं। फिर आप अकेले रख लें। देखिए, सब आइन के पाबंद है। वैसे ये फरमाइए सर, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज बाइकआउट कर दिया कमेटी का, और वो उन्होंने खत भी लिख दिया, तो इसके क्या नताइज निकलेंगे? वैसे देखिए, खतूत से तो जान छूट गई थी जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया और काजी फाइसा साहब चीफ जस्टिस बने, तो उन्होंने फर्स्ट मीटिंग की, फुल कोर्ट मीटिंग की, और उसके बाद बंद हो गए। बड़ी खुशी हुई हमें कि चले ये खतूत वाला सिलसिला, लेकिन आज फिर खत शुरू हो गए। और ठीक है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ने अपनी रिजर्वेशन शो की कि ये है। इस रिजर्वेशन जो उन्होंने शो की, ये बार काउंसिल और बार एसोसिएशन ने भी की कि ये जो अमेंडमेंट आई है ये कोई मुनासिब नहीं है, इसको
इसको जो असल स्पिरिट है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की उसके अगेंस्ट है। अब उनका ना बैठना ये कोई मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, उनको बैठना चाहिए, अपनी राय का इजहार देना चाहिए। एक वक्त था कि जस्टिस मुनीब दोनों जजेस है यानी काजी फाइज साहब और मंसूर शाह साहब से डाइसेंट करते थे और 2-1 की रेशो से एक फैसले होते थे, तो वो क्यों नहीं बैठे? बैठना चाहिए था और उसमें अपना एहतजाज या अपना जो है वो रिकॉर्ड करना चाहिए था। ये और अभी भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़े डेयरिंग और एनर्जेटिक जज हैं, उनको बैठना चाहिए इसमें और तारीख रकम करनी चाहिए। अगर आप बाइकाट करते हैं तो फिर ये तो सिर्फ एक उनको वॉक ओवर देने की बात है। पार्लियामेंट में होता था बाइकाट, अब तो वॉक ओवर देने की बात है। मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है, उनको करना चाहिए। राय साहब ये फरमाएं कि अब वे आउट क्या है जी सारे सूरत हाल का, क्योंकि कम्प्लेक्स हो गई है, कंफ्यूजन बढ़ती चली जा रही है, तो रास्ता क्या है? जी जावेद चौधरी साहब, रास्ता तो यही है कि आइन के मुताबिक फैसले किए जाएं। देखें ना, बिगाड़ कहाँ से पैदा हुआ? पहला बिगाड़ पैदा हुआ 63A को जब आपने रीराइट किया। उसके बाद ये मैं तो तवक्को नहीं करता था कि ये बेंच इस तरह से कर गुजरेगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 51 वाज़े तौर पे ये कहता है कि 3 दिन के अंदर जो आज़ादाना तौर पे मुंतखब अरकान है किसी पार्टी ज्वाइन करें, आपने 15 दिन कहाँ से दे दिए? शुएब साहब और हमारे भाई हसन रज़ा पाशा साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शुएब साहब हर रोज़ इस तरह की केसेस करते हैं कि 30 दिन के अंदर आपने अगर ट्रिब्यूनल में जाना है तो आप 35वें दिन नहीं जा सकते। ठीक है, आपका काज है, केस स्ट्रांग है, सारी बात आप 5 दिन आपकी अपील टाइम बार्ड हो जाएगी। ठीक, यानी कानून में लिखा हुआ है, बेशक आपका हक बनता हो, लेकिन जब आपके 3 दिन हैं, 3 दिन गुजर गए, आप 15 दिन कैसे देते हैं? अपनी पॉकेट से तो आप दे नहीं सकते। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल को आपने रिडंडेंट बना दिया। ठीक, फिर आप देखें कि 185 में जब अपीलेट जुरिस्डिक्शन इन्वोक करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो उसमें होता यह है कि अपील या तो मंजूर होगी या डिसमिस होगी। ठीक, ये 2 ऑप्शंस हैं, ये सारे सीनियर दोस्त समझते हैं पूरी तरह से। लेकिन अपील डिसमिस होती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, रिलीफ उस पार्टी को दिया जाता है जो पार्टी नहीं थी, ना तो सुप्रीम कोर्ट के सामने, ना हाई कोर्ट के सामने, ना इलेक्शन कमीशन के सामने। अभी आप बात कर रहे थे कि जी दरखास्त दी गई है उनकी तरफ से कि हमें पार्टी इम्प्लीड किया जाए। अच्छा, इस फैसले में भी उन्होंने बहुत बढ़ के, यानी शाह से बढ़ के, शाह से वफादारी का वो किया कि उन्होंने वो दरखास्त, उस पर नोटिस भी नहीं हुआ। होता ये है कि 1 रूल ऑर्डर हमारा 1 है, उसका रूल 10 है CPC का, सिविल प्रोसीजर कोड का, जिसके तहत अगर आप नेसेसरी पार्टी हैं तो जस्ट टू इम्प्लीड योर सेल्फ एज अ पार्टी इन द केस आप दरखास्त मूव करते हैं। वो अगर आप आर्गूमेंट्स के जरिए साबित कर दें कि आप नेसेसरी पार्टियां, आपको इम्प्लीड किया जाएगा, मेमो ऑफ अपील चेंज होगा। ठीक है, पाशा साहब से पूछ लें। ऐसे। और अपील का स्ट्रक्चर चेंज होगा, अरे किया जाएगा उसको जो न्यूली एंटर्ड बंदा है या फरीक है, उसको वहां पे लिखा जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा और फिर कहेंगे जी कि आप अपने वकील को लाएं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक हो। अच्छा, अब जब 185 में आप सिविल केस या इस तरह के नेचर के केसेस की समाप्त करते हैं तो फिर आप CPC वहां पे अप्लाई होगी। ये पता नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि इस फैसले में टोटल जो जूरिस्प्रूडेंस है वो सिविल है, वो क्रिमिनल है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सारा चेंज करके रख दिया गया। लिहाजा उस फैसले के नतीजे में आप देखें कि कितनी ज्यादा खराबी पैदा हुई, जजेस की आपस में दूरी, और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हमने देखें, ये पहले बात आई, ब्रेक लेने दे। एक बात मैं कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में पार्लियामेंट के पास ये हक और अख्तियार मौजूद है कि वो एपेक्स जुडिशरी के फैसलों को अनडू कर सकता है। मैं इंडिया की एक मिसाल यहाँ पे कोट करूंगा, लेकिन आपकी ब्रेक के बाद एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद शुएब सईद साहब की तरफ आएंगे कि अब अगर ये फैसला इंप्लीमेंट नहीं होता तो क्या क्या फोरम्स हैं और क्या एक अदलिया बहाली मूवमेंट दोबारा चलने वाली है। और इसके साथ साथ एक और सवाल भी इसके अंदर ये बनता है कि अगर आप तौहीन अदालत करते हैं, पिटीशन दायर करते हैं, तो वो पिटीशन जाएगी किसके पास और वो बेंच कौन बनाएगा। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा